Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2002 में आई हुई जापानीज हॉरर मूवी जुआन द ग्रज को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी मैंने पहले 2 पार्ट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन करे हुए हैं जुआन द कर्स के, और उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप उसको पहले देख लेना। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटेन टमेटो पे 80% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 48% है। ये वाली मूवी में भी 6 अलग अलग चैप्टर्स हैं और वो किसी एक ऑर्डर में नहीं है, और हम इन 6 चैप्टर को एक साथ देखेंगे। हमारी मूवी की शुरुआत होती है हमको समझाते हुए कि जुआन एक्चुअली में क्या चीज है। जैसा कि हमने पहले 2 मूवीज में देखा था, जुआन बेसिकली एक तरह का कर्स होता है जो शुरू होता है उस जगह से जहाँ पे किसी इंसान की मौत होती है बहुत ज्यादा पावरफुल रेज के अंदर, और जैसे जैसे जो लोग इस कर्स के कांटेक्ट में आते हैं वो लोग तो सारे मारे ही जाते हैं, और उसके चलते चलते और नए कर्सेस पैदा होते रहते हैं। इसके बाद हमको ऐसा फुटेज दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा ग्रूसम है देखने में, जहाँ पे हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने वहाँ पे बहुत ही बुरा क्राइम करा है और वो अपने नेल्स को बार बार बाइट कर रहा होता है। जिसके बाद हम पहले चैप्टर पर आते हैं और उसका नाम होता है रीका, और यह हमें मालूम चलता है कि रीका नाम की जो औरत है वो हमारे मूवी की मेन कैरेक्टर है। उसका पूरा नाम होता है रीका निशिना, और वो एक सोशल वर्कर होती है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि उसको असाइन करा गया है एक ऐसे औरत का ध्यान रखने का जो काफी ज्यादा बूढ़ी है, और उसका जो एक्चुअली में केयर करने वाला इंसान है वो मिसिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टोकुनागा रेजिडेंस पे आई तो है, मगर वहाँ पे उसको काफी ज्यादा क्रीपी फीलिंग आ रही है उस घर को देख के। जिसके बाद वो उस घर के अंदर जाती तो है, मगर उस घर की हालत देख के बहुत ही ज्यादा बुरी है। घर में हर चीज इधर उधर बिखरा हुआ रखा हुआ है और बहुत ही ज्यादा गंदगी भी है वहाँ पे। जिसके बाद उसको वो बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसका नाम होता है साची टोकुनागा, और वहाँ पे वो औरत की हालत भी देख के कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि वो किसी से कुछ बात ही नहीं कर रही होती, और देख के लग रहा है कि जैसे वो एकदम ही पागल हो गई है। जब वो वहाँ पे इसके बाद सफाई करने लगती है तो उसको एक फोटोग्राफ मिलता है जो बहुत ही बुरी तरह से क्रम्बल करा हुआ है, और उसमें जो औरत की शक्ल है उसको वहाँ से हटाया गया है। यहाँ फोटो देख के हमको मालूम चलता है कि उसी फैमिली की फोटो है जिसको हमने मूवी की शुरुआत के पहले सीन में देखा है। जिसके बाद वो ऊपर की तरफ चली जाती है घर की सफाई करने के लिए। जिसके बाद उसको स्क्रैच करने की आवाजें आ रही होती है दूसरे कमरे के, तो वो वहाँ पे जाके देखने लगती है कि वो आवाज आ कहाँ से रही है। मालूम चलता है कि वो जो आवाज है वो एक ऐसे अलमारी से आ रही है जिसको टेप से सील करके बंद करा गया है। जिसके बाद वो टेप तो हटाती है अलमारी में से, और उसको उसके अंदर एक बच्चा मिलता है जिसके हाथ में काले रंग की बिल्ली होती है। यहाँ पे वो नोटिस करती है कि जो फोटो में जो बच्चा देख रही है वो वही बच्चा क्लोजेट के अंदर भी है, और यहाँ पे वो बच्चा अपना नाम बताता है कि उसका नाम टोशियो है। तब तक हम ये भी देख पाते हैं कि साची की जो बेटी है हिटोमी, उसने अपने मम्मा के लिए फोन पे एक मैसेज भी छोड़ा है। बेसिकली वो मैसेज होता है काजुमी के लिए। इस मैसेज को हमें ध्यान से याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आगे चल के इस मैसेज का लिंक बनेगा इस पूरी मूवी के साथ। इस मैसेज में वो बेसिकली बोल रही होती है कि वो थोड़ी सी वरिड है चीजों को लेके, तो वो चाहती है कि काजुमी उसको कॉल करे। तब तक उसको ये भी सुनाई पड़ता है कि साची यहाँ पे दूसरे कमरे में बैठ के बार बार कुछ बोल रही होती है, जहाँ पे वो बेसिकली बोल रही होती है कि उसने काजुमी को बोला था, बार बार बोला था और हर बार बोला था। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई काले रंग का एपरेशन अपीयर हो चुका है उस औरत के ऊपर, जो डर के मारे अपने पूरे चेहरे को कवर कर लेती है। इस चीज को रीका इतना ज्यादा देख के टेरिफाइड हो जाती है कि वो बेहोश हो जाती है डर के मारे, और जब वो बेहोश होकर जमीन पे गिरती है तब हमें टोशो दिखाई पड़ता है कि वो उसके पीछे खड़ा है। इसके बाद हमें अगला चैप्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कात्सुया, जहाँ पे कात्सुया और काजुमी को हम लोग फॉलो करते हैं, और देख के लग रहा है कि रीका के चैप्टर के थोड़ा पहले ही चल रहा है। यहाँ पे मालूम चलता है कि जो साची नाम की जो बूढ़ी औरत है वो एक मैरिड कपल के साथ रहती है जो अभी नए नए उस घर में शिफ्ट हुए हैं। यहाँ पे काजुमी बेसिकली बोल रही होती है अपने हस्बैंड को कि जो वो औरत है साची वो हर रात जगी रहती है, और शायद वही उस घर में गंदगी फैला रही है, जिसके वजह से वो लोग सुबह उठ के उसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ से गंदगियाँ आ रही हैं घर में। यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि साची अपने बेड पे सो रही है, और हम यहाँ नोटिस कर पाते हैं कि उसके बालों का रंग यहाँ पे काला है रादर देन ग्रे, जो हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था। इसके बाद हम देख पाते हैं कि कात्सुया तो अपना काम करने के लिए निकल जाता है, और काजुमी साची के साथ घर में अकेले रह जाती है। यहाँ पे हमें देख के लग रहा है कि काजुमी बार बार किसी न किसी तरह से किसी चीज के पीछे जा रही है, और वो बेसिकली टोशियो होता है जो उसको ल्योर कर रहा होता है अपने पीछे। जिसके बाद वो ऊपर वाले बेडरूम के अंदर जाती है और ऐसी चीज को देख के बहुत हॉरिफाइंग तरीके से चिल्ला देती है, मगर वो क्या चीज होती है हमें वो मालूम नहीं चलता, क्योंकि वो चीज ऑफ स्क्रीन होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कात्सुया अपने ऑफिस से वापस आ गया है, और वो काजुमी को यहाँ पे आवाजें लगा रहा है, मगर उसे काजुमी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। जिसके बाद वो यहाँ पे साची से भी पूछता है कि उसकी वाइफ कहाँ पर है, मगर यहाँ पे साची उसको कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद वो अपनी निगाहें उठाती तो है,
और कमरे के कॉर्नर की तरफ देखने लगती है जैसे कि वहाँ कॉर्नर में कोई ना कोई खड़ा हो। यहाँ पे फाइनली कात्सुया को काजुमी तो मिल जाती है उसके बेड पे लेटी हुई, और यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा बुरे हालत में एकदम शॉक में होती है। यहाँ पे वो इतने ज्यादा बुरे हालत में है तब भी देख के लग रहा है कि वो अपने हस्बैंड को कुछ बताना तो चाह रही है मगर वो कुछ बोल नहीं पा रही होती कि तभी हम देख पाते हैं कि अचानक से कात्सुया यहाँ पे फेस टू फेस आ गया है टोशियो के। और जब वो यहाँ पे टोशियो से पूछता है कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है तब यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि टोशियो के ऐसा लग रहा है जैसे मुंह के अंदर कोई बिल्ली फंसी हुई हो, और वो बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाता है या अजीब तरह से आवाज निकाल देता है। कि तभी अचानक हम ये भी देख पाते हैं कि काजुमी यहाँ पे सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी है, जिसके बाद देख के लग रहा है कि वो मोस्ट लाइकली मारी गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कात्सुया यहाँ पे अपने नेल्स को बाइट करने लग गया है, वैसे ही जैसे हमने मूवी की शुरुआत में उस आदमी को देखा था अपने नेल्स को बाइट करते हुए। अब यहाँ पे देख के लग रहा है कि कात्सुया किसी न किसी तरीके से पोजेस हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बहन हिटोमी वहाँ पर आई है, और तब तक हम ये देख पाते हैं कि कात्सुया ने यहाँ पे काजुमी की जो डेड बॉडी है उसको उठा के वो दूसरे कमरे में रख रहा है। जिसके बाद वो अपनी बहन के पास जाता है और बोलता है कि ये सही समय नहीं है और वो वहाँ से चली जाए। जिसके बाद वो धीरे धीरे कुछ विस्पर भी कर रहा होता है। यहाँ पे हम नोटिस कर पाते हैं कि कात्सुया के हाथ में डक टेप है और वो उसको सीढ़ियों पे बैठा हुआ मिला था। जिसके बाद उसकी बहन तो वहाँ से चली जाती है मगर देख के लग रहा है कि अब वो पूरी तरह से पोजेस हो चुका है, क्योंकि अब वो वहाँ पे ऊपर की तरफ एक सफेद रंग की औरत की तरफ जा रहा है जो बार बार उसको अट्रैक्ट कर रही है अपने तरफ, और वो एकदम बिना सोचे समझे ऐसा कर रहा है। इसके बाद अगला चैप्टर शुरुआत होता है जिसका नाम होता है हिटोमी, और ये चैप्टर वहाँ से शुरुआत होती है जहाँ पे वो घर से तो निकल जाती है कात्सुया के। यहाँ पे हमें देख के लग रहा है कि उसने काजुमी को फोन लगाया हुआ है और वो वही मैसेज छोड़ती है जो हमने मूवी की शुरुआत में सुना था, जो बेसिकली रीका को आया था जब वो घर के अंदर थी। यहाँ देख के एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये दोनों जो चैप्टर्स हैं वो साथ साथ ही चल रहे हैं। यहाँ पे ये भी देख के लग रहा है कि हिटोमी को जो गोस्ट है घर के अंदर का वो उसको स्टॉक भी कर रहा है। जिसके बाद उसको यहाँ पे फोन तो आता है कात्सुया का, मगर जब वो फोन उठाती है तो उसको वही क्रीपी नॉइज सुनाई पड़ता है फोन के अंदर से आता हुआ। जिसके बाद वहाँ पे उसको कुछ दिखाई तो देता है और वो वहाँ से एकदम दौड़ लगा देती है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट करती है उस चीज को लेके जिसको उसने अभी अभी होते हुए देखा है अपने साथ। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बाथरूम के अंदर चेक तो करने जाता है मगर वहाँ पे वो अंदर जाता तो है मगर जिंदा बाहर नहीं आता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एलिवेटर के अंदर तो चली गई है मगर यहाँ पे हम हर फ्लोर पे देख पाते हैं कि टोशियो जैसे उसको स्टॉक कर रहा है। जिसके बाद वो वापस अपने घर आ जाती है और यहाँ पे उसको कॉल आता है कात्सुया का, जो उसको यहाँ पे बोल रहा होता है कि वो उसके बिल्डिंग के बाहर खड़ा है। जिसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि वो अचानक से उसके घर के बाहर आ चुका है और बिना सोचे समझे यहाँ पे हिटोमी ने दरवाजा खोल दिया है। मगर जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे कात्सुया नहीं होता। इस चीज को देख के वो इतना डर जाती है कि वो दरवाजा बंद करती है और अपने कमरे में आ जाती है और ब्लैंकेट के नीचे जाके छुप जाती है। यहाँ पे वो अपना दिल बहलाने के लिए टीवी को भी ऑन करती है जिससे कि उसको डर कम लगे, मगर ये चीज भी उसकी मदद नहीं कर रहा होता। जिसके तुरंत बाद हम देख पाते हैं कि जो भी चाहे वो कर ले कुछ भी उसकी मदद नहीं कर रहा होता उसका डर हटाने के लिए, कि अचानक से वो अपना ब्लैंकेट हल्का से उठाती है और देखती है कि उसके अंदर एक भूतिया औरत है जो उसको ब्लैंकेट के अंदर खींच के गायब कर देती है। ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम लोग यहीं रखेंगे और बाकी के 3 चैप्टर को मैं अगले पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर आपने एक्सप्लेनेशन यहाँ तक सुना है और आपको पसंद आई है देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।